हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम घटना चक्र का आपका पर्यावरण पूर्वावलोकन है, जो कि आपका पर्यावरण अध्ययन एवं पारिस्थितिकी है, जिसमें आपके 1990 से लेकर आपका 2022 तक के सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। और ये आपका यूपीएससी लेवल का है, जो कि आपके यूपी टेट सी टेट में जो आपका ईवीएस का जो चैप्टर रहता है वो बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आज का जो हमारा वीडियो रहेगी वो पर्यावरण एवं सतत विकास रहेगा। उसके बाद पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये सभी टॉपिक लिए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो आपके हैं ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप हम अपना यूपी टेट और सुपर टेट की बात करते हैं तो उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगी क्लास। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण क्या है? जो भी जीव जंतु हमें जो चारों तरफ से घिरे हुए वो सभी आपके पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण आपके दो जैविक और अजैविक घटकों के आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। ठीक है, और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। और पर्यावरण शब्द का अर्थ तो परिधन आवरण को जोड़ने के बाद पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है जो आवरण हमें चारों ओर से घिरे हुए है। इसमें यह है आपका पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण कैसे बनता है ये पूरा ग्राफ दे रखा है, इधर ले जाते हैं। ये पर्यावरण है। पर्यावरण में आपका जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल है। जीवमंडल में आपके पौधे और जंतु आते हैं। जलमंडल में आपके हिमनद, झील, नदी, सागर आते हैं। स्थलमंडल में आपके मरुस्थल, मैदान, पर्वत आते हैं। और वायुमंडल में आपके क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, ये सभी आते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों की इसकी रचना होती है। भौतिक या अजैविक जो कि आपके स्थल, वायु, जल हैं। जैविक में आपके पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आते हैं। सांस्कृतिक में आपके मानव निर्मित गतिविधियाँ आती हैं। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका दिया हुआ है, ग्राफ देख लेते हैं। जो पर्यावरण है ये आपके कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये जैविक में और आपकी जो विभिन्नताएं हैं तो ये कारक हो गए, संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में, पूरा ग्राफ आपका दे रखा है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ही क्वेश्चन है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, या फिर उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, या भौतिक, जैविकीय या एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक अवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़, लेकिन अगर हम खासकर यूपी टेट टीचिंग संबंधी बात करते हैं तो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास हो जाएगी। ठीक है, फिर है कि पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण आपका जैविकीय घटक, अजैविक घटक और भू आकृतिक घटक इन सभी के द्वारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे और कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालक, सांस्कृतिक, जैविक, भौतिक। तो ये आपका जो परिचालक है ये आपके पर्यावरण का अंश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो इसमें आपका हो गया था परिचालन। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि धारणीय विकास एवं सतत विकास से संबंधित आ जाता है। तो धारणीय विकास आपका क्या है? तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, इसके ये जो है आपका ये वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत आपका कब जारी की थी? तो 1987 में की थी। और 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य था मुद्दा भी आपका सतत विकास था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है,
के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याणों के समर्थन हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो जैविक, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित एवं संवर्ध की जा सकें। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास का विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। टिकाऊ विकास कौन सी? जैसे पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, मनुष्य व उनके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। पर्यावरण से जैसे जैविक अधिवास में संबंधित, प्राकृतिक संसाधन में संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों और वर्तमान पर्यावरण। और इधर क्रियाकलाप से संबंधित आ जाएं तो जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये क्या है? ये आपके टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं हैं। ठीक है, और इसी में हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ये आपके कथन और कारण दिए गए हैं कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि सतत विकास या प्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या और दोनों कथन सही है। इसके बाद हमारा आता है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। यह प्रतिवेदन था, तो ये आपका आवर कॉमन फ्यूचर का प्रतिवेदन था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जैसे कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दी लिमिटेड टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा आपका पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। ठीक है, आगे है आपका, और इनका कब कब हुआ है? तो दी लिमिटेड टू ग्रोथ का रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो 1972, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन आपका 1987, और इसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसका है आपका 1989। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है? तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी आपके सतत विकास के लिए उपयोगी है। हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा कि प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। तो प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे सारे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसमें ये रहा आपका टॉपिक। तो इसमें क्या है कि पर्यावरण विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं और सामान्यतः ये अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है, और यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र या जल चक्र इत्यादि रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी नॉर्मल परिभाषा अगर देखते हैं कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, जलवायु ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, और स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। अब ये कैसे बनाए रखता है ये भी हम देखते हैं।
ये आपका पूरा कार्बन चक्र है। इसमें देखो ये वायुमंडल है, वायुमंडल में उपस्थित क्या है, CO2 है, ठीक है, क्या उपस्थित है, CO2 उपस्थित है। ये तो इसके साथ क्या हो रहा है कि कार्बनिक यौगिक हुआ, कार्बनिक यौगिक से जंतुओं में यौगिक हुआ, फिर अकार्बनिक पेट्रोलियम, कार्बोनेट पानी में, चूना पत्थर, कोयला, और फिर ये आपका श्वसन विकृत होता है। तो ये क्या है, ये आपका कार्बन प्रकृति के कार्बन चक्र है, ठीक। तो इसमें कि कार्बन पृथ्वी का बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह मूल रूप से ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि हीरे में क्या होता है, तो हीरा किसका बनता है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाया जाता है, ग्रेफाइट और हीरे में पाया जाता है। यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा पुनर्चक्रण होता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल चक्र में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आपकी सौर यानी कि सूर्य की होती है, ठीक है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी में बढ़ जाती है, ठीक है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल को निम्न स्तर से प्रदर्शित करते हैं। तो जल चक्र कैसे होता है, जो आपका ये नदियां हैं, नदियों में पानी है, आपका क्या है, नदियों में पानी है। सूर्य की रोशनी से इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से ये सूर्य की वजह से क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण से ये आपके बादल बनते हैं, ठीक है। बादल जब बनेंगे तो फिर कम तापमान पर ये सघनित होने लगते हैं, यानी कि पहले तो ये वाष्पीकरण से बादल बन गए, अब तापमान कम हो गया तो ये सघन हो गए। सघन से क्या मतलब, ये नीचे गिरने लगे। तो ये आपके ओले और वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, पर्वतों पर नीचे गिरते हैं, नदियों में फिर ये बहने लगते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, ये पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो बारिश होती है, बादलों से बारिश होगी, वर्षा होगी, और जो पेड़ पौधे हैं ये आपके बात को उत्सर्जन करते हैं। सूर्य के प्रकाश की में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये पूरी क्रिया आपकी क्या कहलाती है, जल चक्र कहलाती है, ठीक है। इसी में आगे हम चलते हैं। ये जैसे कि आपका जल चक्र हो गया, ये है आपका कि मूल रोम द्वारा मृदा के अंतः जल का अंतः शोषण कैसे होता है। तो जैसे कि आपका ये मूल रोम है, यानी कि पत्तियों में अधिक सांद्रण और अधिक पराशरण दाब मूल रोम होते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके मूल रोम है, ठीक। फिर अंतः शोषण, जल विलयन, कम सांद्रता और कम परादाब, ठीक। ये क्या हो रहा है, ये आपका मूल रोम द्वारा मृदा में जल का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर प्रकाश डालिए, यानी कि विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपचय और ज्वालामुखी प्रक्रियाएं। तो इन्हें कैसे क्रम में लगाया जाएगा, तो श्वसन, जैव पदार्थों की अपचय और ज्वालामुखी क्रियाएं ये क्या है, ये कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है आपका कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में होती है। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ती है, ठीक है। आगे है कि सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो जल चक्र है, ठीक है। आगे है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जो है वो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर है कि कई प्रत्यारोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते, क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांशतः मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। जब हम पेड़ों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग मिट्टी से पेड़ों को निकालते हैं तो वो पेड़ सही से हो जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि छोटे छोटे पेड़ होते हैं ऐसे ही उन्हें उखाड़ा और ऐसे ही लगा दिया, तो वो इतनी जल्दी नहीं पनपते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि उनके जो मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। अभी हम आएंगे वायुमंडल। वायुमंडल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। जैसे कि है कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है, इसमें रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक क्या है, यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण क्या है, मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्वों किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, वो आपका मिश्रण हो जाता है। फिर आता है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो वायु किसका है, आपके वायु में आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन और हाइड्रोजन, ये सभी गैस
उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आपका पौधे। पौधे क्या कर रहे हैं, जंतुओं से, जो पौधे हैं वो सूर्य की रोशनी में, किसकी, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, जंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जो जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और पौधे जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वो जंतु ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो गैसों का जो समूह है उसे वायुमंडल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो आपकी नाइट्रोजन होती है, जिसमें आपकी 78% होता है। आगे है कि वायु है, तो वायु क्या है, वायु आपके विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, इसके साथ है कि निम्नलिखित नोवेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो जो रेडान है ये आपके नोवेल गैसों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि शुष्क हवा में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो सॉरी गाइस, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है। ठीक है, और 21% किसकी है, तो 21% आपकी ऑक्सीजन की है। आगे है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी है, तो नाइट्रोजन का है। फिर आता है, यही देख लेते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है तो वो आपकी नाइट्रोजन कितनी है, तो 78% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी, तो कौन सी गैस कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, और जीवन भी दुर्लभ क्या होगा ही नहीं अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, तो ये वायु का प्रदूषण, यानी कि जो पौधे हैं वो वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, तो ये इनका कार्य नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आज के दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कल का हमारा पॉइंट रहेगा पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।